हे एवरीवन, वेलकम टू डे ना आतंकियों को माफ़ी ना न्यूक्लियर धमकी से डर। भारत का इंस्टेंस पहले से भी बिल्कुल क्लियर था, बट भारत ने इस बात को और एक बार बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है एट यूनाइटेड नेशंस। ऐसे समय में जब आसिम मुनीर को सपने आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उस समय में भारत का ये स्टेटमेंट देना एट यूनाइटेड नेशंस इज़ अ वेरी वेरी वाइटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जियोपॉलिटिक्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। सो पाकिस्तान जब इस तरीके के धमकी दे रहा है, मुनीर जब इस तरीके की धमकी दे रहा है अपने नेवल पासिंग आउट परेड के समय, उस समय जयशंकर जी का यूनाइटेड नेशन से इस तरीके का बयान देना कि इंडिया ना तो छोड़ने वाला है टेररिस्ट को और ना ही माफ़ करने वाला है पाकिस्तान को, एंड एट द सेम टाइम पाकिस्तान जो हमेशा न्यूक्लियर धमकी देता है, तो इसके न्यूक्लियर धमकियों को भारत सुनने वाला नहीं है। और इसका एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी देख लिया है एड ऑपरेशन सिंदूर कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मारा था, और एट द सेम टाइम जो उनकी न्यूक्लियर धमकी थी, जो हमेशा वो बोलते रहते हैं कि हम सबे बारात के लिए सजा के नहीं रखे हैं अपने बॉम्ब्स को, उसका भी भारत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि भारत को अच्छे तरीके से पता है कि अगर पाकिस्तान ऐसा कोई भी मिस एडवेंचर अगर फ्यूचर में करता है और भारत के ऊपर अटैक करता है, तो सपोज़ भारत इतना बड़ा है तो उसमें से एक पोर्शन जो है वो हो सकता है कि डिस्ट्रॉय हो जाए, अनडाउटेबली डिस्ट्रॉय हो जाएगा और बहुत लोगों की जान जाएगी। बट एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान इंडिया के एक स्टेट के बराबर है, वो हमेशा हमेशा के लिए वर्ल्ड मैप से ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात इंडिया ने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है पाकिस्तान को कि ये जो हमेशा जो घूम के आके न्यूक्लियर धमकी की बात करना, ये आप अपने पास में रखिए और आप टेररिज्म को बंद करिए। एंड एट द सेम टाइम इंडिया ने ग्लोबल कम्युनिटी को रिक्वेस्ट किया है कि आप सभी एक साथ आएँ और जो इस तरीके का टेररिज्म एक्ट हो रहा है इन द इंटायर वर्ल्ड, उसको रोके, नॉट ओनली अबाउट इंडिया। बिकॉज लुक, होता क्या है कि कोई ना कोई कंट्री किसी न किसी कंट्री के अगेंस्ट में जो है टेररिज्म को एज हथियार के तौर पे इस्तेमाल करती है, राइट। बिकॉज टेररिज्म इज़ अ वेरी वेरी बिग कॉन्सेप्ट। टेररिज्म का मतलब ये नहीं होता है कोई किसी का सोने का चैन जो है वो छीन के भाग गया, दैट इज़ नॉट टेररिज्म। आपको भी पता है टेररिज्म क्या होता है। ये दो पार्ट्स होते हैं कोई भी एक कंट्री के जो है वो उनके कूटनीति का। एक तो होता है कि वो मिलिटरली एंड इकोनॉमिकली जो है किसी कंट्री को है वो उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लें तो यूएसए को ही अगर हम लोग एग्जांपल में ले लेते हैं, तो यूएसए जो आप किसी भी कंट्री को अगर देख लें, अगर उनका यूएसएसआर के प्रति अगर देख लें, यूएसएसआर, राइट, ये मैं 1991 से पहले की बात कर रहा हूँ, यूएसएसआर की बात कर रहा हूँ, रसिया की नहीं। रसिया अब है बहुत सारे भाग में बट गया है और उसके बाद रसिया बचा हुआ है। यूएसएसआर जो था वो बहुत बड़ा था, आज के रसिया से बड़ा था। तो एक तो उनके ऊपर में वो मिलिट्रली हमेशा प्रेशर बना के रखते थे और दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक होड़ लगा रहता था कि सबसे ज़्यादा हथियार कौन बनाएगा, बॉम्ब कौन ज़्यादा बनाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कौन जाएगा। और एट द सेम टाइम इकोनॉमिकली जो है हमेशा जो है वो यूएसए डाउन प्ले करने की कोशिश करता था रसिया को। आपने रिसेंटली देखा होगा कि जब यूक्रेन के ऊपर रसिया ने अटैक किया था, तो उसके बाद में जो है उनका जो फॉरेन एक्सचेंज था उनका, जो कि इंडिया के पास में भी है, जो उसको यूएसए ने जो है वो बेकार कर दिया, उसको स्विफ्ट कोड से डिस्कनेक्ट कर दिया और यूएसए अभी रसिया जो है वो किसी के साथ में व्यापार नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से जो है यूएसएसआर को भी उन्होंने इस तरीके से डिस्कनेक्ट कर दिया था। एंड जो दूसरा तरीका जो उन्होंने लगाया था, जो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, टेररिज्म, तो टेररिज्म का उन्होंने किस तरीके से इस्तेमाल किया कि ओबियसली हर कंट्री जो है कहीं ना कहीं कुछ अपना डेवलपमेंट करता है, कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। फॉर एग्जांपल अगर देख लें तो अफगानिस्तान के अंदर में यूएसएसआर का आने का क्या कारण रहा होगा। ओबियसली वहाँ के मिनरल्स जो थे, एट द सेम टाइम जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी अफगानिस्तान का, सो दैट उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन का इस्तेमाल करते हुए जो है वो रसिया जो है वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ और बहुत सारे इकोनॉमिक रूट्स और बहुत कुछ पे कंट्रोल कर सकता था। उसको रोकने के लिए यूएसए ने, अभी तो ये बिल्कुल ओपन है, यूएसए ने क्या किया, पाकिस्तान के थ्रू जो वहाँ के जो मुजाहिद थे, जो आज के डेट में जो तालिबान हैं, तालिबान को जो यूएसए ने जो है वो फंड किया और इस तरीके से उनको हथियार दे, और रसिया को, यूएसएसआर को जो है वहाँ से मार के भगाया। बिल्कुल वहाँ से बेइज्जत होकर भागना पड़ा था यूएसएसआर को। बहुत मैन पावर खोया, हथियार खोए, टैंक्स खोए, बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स खोए जो स्टिंगर मिसाइल से मार के गिरा दिया गया था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये टेररिज्म का सपोर्ट लिया यहाँ यूएसए ने, अपने डायरेक्ट अपने सैनिकों को नहीं उतारा। सीआईए ने फंडिंग किया पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने जो है वो ट्रेनिंग दिया तालिबान को, और तालिबान जो है यूएसएसआर को मार के वहाँ से भगाया। बट बिल्कुल ये एक
चिर सत्य है कि अगर आप टेररिज्म को फंडिंग करते हो, अगर आप सांप को पालते हो, तो वो सांप एक दिन ना एक दिन आपको ही डसता है। और इसका एग्जांपल हम लोगों ने देखा कि 9/11 जैसा अटैक यूएसए में हुआ, राइट। उसी तालिबान ने जो तालिबान को यूएसए ने खड़ा किया था एक समय पे, उनकी फंडिंग की थी, उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया। जिस तालिबान को यूएसए ने फंडिंग किया था, उसी तालिबान ने लगभग 5,000 यूएस सैनिकों को अफगानिस्तान में मारा, जान से मारे गए। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, भारत के 5,000 सैनिक जो है वो कारगिल के युद्ध में भी नहीं मारे गए थे। सिर्फ 500 जो वीर हमारे थे वो शहीद हुए थे उस वार में। लेकिन यूएसए ने एक दूसरे धरती पे एक टेररिस्ट ग्रुप जिसको खुद उसने फंडिंग की थी और ट्रेनिंग की थी, उन्होंने ही उनके 5,000 सैनिकों को मारा अफगानिस्तान में। और एक समय ऐसा आया कि यूएसए को अफगानिस्तान लिटरली छोड़ के भागना पड़ा। अपना स्वार्थ उनका वहाँ पे कुछ नहीं दिखा और उनके सैनिक मारे जा रहे थे और उनके देश में विरोध हो रहा था, तो उनको भागना पड़ा। लेकिन इस तरीके का जो स्टांस है वो भारत कभी नहीं अपनाया, चाहे वो पाकिस्तान को ही या बांग्लादेश या जो भी ऐसा कंट्रीज़ हों जिनके साथ में भारत का कभी भी इशू रहा हो। भारत ने आतंकवाद का सहारा कभी नहीं लिया, मिलिट्रीली डायरेक्टली फाइट किया, इकोनॉमिकली ओबियसली कोशिश किया उन्हें जो है वो रास्ते पर लाने के लिए। तो इस तरीके का जो भी सपोर्ट टेररिज्म को कंट्रीज़ करते हैं और डबल गेम खेलते हैं, उन्हें इंडिया का स्ट्रॉन्ग मैसेज है। रिसेंटली जो है हमारे प्रधानमंत्री ने भी किया था कि डबल स्टैंडर्ड जो है वो नहीं चलेगा आतंकवाद को लेके। कि एक तरफ तो आप बोलते हो कि आतंकवाद को हम नहीं सहते और एट द सेम टाइम आप पाकिस्तान को जो है IMF के द्वारा और एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा फंडिंग करते हो। आपको भी पता है कि वो फंड कहाँ जाने वाला है। वो फंड कहीं बाढ़, भूखमरी और वीमेंस एजुकेशन एंड ये सब ह्यूमन्स एम्पावरमेंट, ये सब बेकार की बातें हैं, ये कहीं भी इस्तेमाल नहीं होने वाला। आपको भी पता है कि उसके लिए मुजाहिद ट्रेन किए जाएंगे और भारत में उसमें जो है अटैक करने के लिए उस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। बट स्टिल आप उसकी फंडिंग करते हो सिंपली बिकॉज आपके पास में इन सारी चीज़ों का कंट्रोल है और आपके पास में पैसे ज़्यादा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, भारत ने इसको बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है। नो यील्डिंग टू द न्यूक्लियर ब्लैकमेल। पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ये दो ऐसे न्यूक्लियर पावर है जो कि बाकी यूएसए एंड इंडिया को हमेशा जो है ब्लैकमेल करते रहते हैं अपने न्यूक्लियर पावर को लेके। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग जो है वो हमेशा यूएसए को धमकी देते रहते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम जापान के ऊपर जो है अटैक कर देंगे या फिर हम साउथ कोरिया के ऊपर अटैक कर देंगे, यूएस के ऊपर ही अटैक कर देंगे। उन्होंने इस तरीके का मिसाइल डेवलप करने की कोशिश की है जिसे वो चाहें तो डायरेक्टली यूएस के ऊपर में अटैक कर सकते हैं, राइट। तो एक नॉर्थ कोरिया इसका मिसयूज़ करता है और दूसरा पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को तो उसका इलाज कर दिया गया ऑपरेशन सिंदूर में कि अपना जो है न्यूक्लियर बॉम्ब वो अपने पास में रखे रह गए, और हिंदुस्तान ने उनकी जो पिटाई की वो तो सारा वर्ल्ड ने देखा और सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तानियों ने देखा जो खुद अपना वीडियो रिलीज़ कर रहे थे सोशल मीडिया पे। सो this is the update for today and this is the end of the video. Please keep supporting me by subscribing my channel. Thank you very much for watching.